दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे 5 राज्यों के चौंकाने वाले विधानसभा चुनाव नतीजों और उनके दूरगामी राजनीतिक संदेश की। हर चुनाव सत्ता के दावेदारों की हार जीत तो तय करता ही है, कुछ राजनीतिक संदेश भी देता है। हाल ही में संपन्न एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में भी 3 राज्यों में सत्ता परिवर्तन कर दिया, लेकिन राजनीतिक संदेश ज्यादा दूरगामी है। 5 राज्यों का जनादेश जहां दक्षिणपंथी बीजेपी के असीमित विस्तार का संकेत दे रहा है, वहीं वामपंथी राजनीति की सत्ता से विदाई पर मुहर भी लगा दी है। मध्यमार्गी राजनीति की प्रासंगिकता के संघर्ष का संदेश भी इस जनादेश में पढ़ा जा सकता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के माने जा रहे थे, जहां 15 साल से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट शासन को उखाड़कर सत्ता हासिल करने वाली ममता बनर्जी अजेय नजर आने लगी थी। बेशक पिछले चुनाव में लगभग 38% वोटों के साथ 77 सीटें जीतकर बीजेपी ने कड़ी चुनौती पेश की थी, लेकिन 215 सीटें जीतने वाली टीएमसी को इस बार इस तरह सत्ता से बेदखल कर देगी, इसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। अपने पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य में 75 साल लंबे इंतजार के बाद सत्ता का सपना साकार होना शायद बीजेपी के लिए केंद्र में सत्ता के बाद सबसे बड़ी चुनावी सफलता है। इस सफलता में 15 साल के ममता शासन के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना और बीजेपी की जमीनी मेहनत निर्णायक बनी, या एसआईआर की विवादित प्रक्रिया जिसमें लाखों मतदाता मताधिकार से वंचित हो गए, यह लंबी बहस का विषय है और यह बहस आने वाले दिनों में न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि और तीखी होगी। एसआईआर और चुनाव प्रक्रिया में केंद्रीय बलों की अभूतपूर्व भूमिका से चुनाव चोरी का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार से उत्पन्न जटिल स्थिति का समाधान तो राज्यपाल आर.एन. रवि को करना है, जिन्हें विधानसभा चुनाव से कुछ ही पहले तमिलनाडु से बंगाल भेजा गया था। लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की शाख के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। 2021 में दिया 200 पार का नारा बीजेपी ने इस बार वाकई सच कर दिखाया और ममता बनर्जी को उनकी परंपरागत सीट भवानीपुर से हराते हुए तृणमूल को मात्र 81 सीटों पर समेट दिया। बेशक बंगाल की जीत बीजेपी के लिए ऐतिहासिक है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की राजनीति का प्रवेश द्वार माने जाने वाले असम में सत्ता की हैट्रिक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी 4% वोट वृद्धि के साथ ही 22 सीटें भी बढ़ाने में सफल हो गई, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की 10 सीटें घटने के साथ ही मुख्यमंत्री चेहरा गौरव गोगोई खुद भी चुनाव हार गए। बंगाल और असम के चुनाव परिणाम इसलिए भी खास हैं कि दोनों ही राज्यों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा है, जो बीजेपी विरोधी दलों के पक्ष में मतदान करने के लिए जानी जाती है। बीजेपी ने तीसरी जीत केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में हासिल की है। बेशक वहां एनडीए का नेतृत्व बीजेपी, जिसका सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय स्तर पर है, मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी का क्षेत्रीय दल करता है, जिसका नाम है ऑल इंडिया एन रंगास्वामी कांग्रेस, जो अपनी 2 सीटें बढ़ाने में भी सफल रहा।
जबकि बीजेपी 2 सीटें गंवा बैठी। फिर भी पुदुचेरी की जीत राष्ट्रीय समीकरण की दृष्टि से इन चुनाव परिणामों के स्कोर को 3-1 से एनडीए के पक्ष में झुका देती है, जो इन विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के पक्ष में 3-2 से झुका हुआ था। बेशक हर चुनाव में सरकार बदल देने की परंपरा केरलम ने, जो पहले केरल के नाम से जाना जाता था, 2021 में तोड़ दी थी, जब मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के नेतृत्व में वामपंथी एलडीएफ ने और भी ज्यादा सीटें जीतते हुए सत्ता बरकरार रखी। लेकिन इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत के संकेत मिल रहे थे। फिर भी ऐसे प्रचंड बहुमत की उम्मीद खुद यूडीएफ ने भी नहीं की होगी। कांग्रेस ही इस बार 42 सीटें ज्यादा जीत गई। बेशक वामदल और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, पर केरलम का यह जनादेश एक दशक बाद सत्ता परिवर्तन से भी ज्यादा अहम इसलिए है कि भारत की राजनीति में वामपंथ का अंतिम सत्ता दुर्ग भी ढह गया है। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि केरल से ही वामपंथी राजनीति ने सत्ता राजनीति की शुरुआत की थी। देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर लगता है कि आने वाली पीढ़ियां वामपंथी राजनीति के बारे में इतिहास में ही पढ़ पाएंगी। वैसे पश्चिम बंगाल के बाद सबसे चौंकाने वाले चुनाव परिणाम तमिलनाडु ने दिए हैं, जहां अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की लहर ने द्रविड़ राजनीति के 6 दशक पुराने दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। बेशक तमिलनाडु में फिल्मी सितारों की राजनीति की परंपरा रही है। एआईडीएमके के एमजी रामचंद्रन और जयललिता का जादू तो सिर चढ़कर बोला। डीएमके के करुणानिधि भी मूलतः फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर ही थे। फिर भी विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके का पहले ही चुनाव में विधानसभा की 234 में से 108 सीटें जीत जाना उनकी जननायक की छवि पर मुहर लगाता है। हालांकि जननायकन नाम से बनी उनकी अंतिम फिल्म राजनीति के चलते सेंसर बोर्ड और अदालती चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि चुनाव से पहले दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई। विजय के मुख्यमंत्री बनने में तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, पर बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों का आंकड़ा पाने के लिए किसका समर्थन लेंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस समेत छोटे दलों के समर्थन से भी यह आंकड़ा जुटाया जा सकता है। कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन सरकार पर दबाव और अस्थिरता की तलवार लटकी रहेगी, जो खासकर मुख्य विपक्षी दल डीएमके की चुनौती और विजय के चुनावी वायदों की कसौटी के मद्देनजर सुखद नहीं रहेगा। जनादेश के बाद अब राजनीतिक दलों के नेतृत्व की परीक्षा होगी कि वे किसे मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष चुनते हैं। बंगाल में तृणमूल से आए यानी टीएमसी से ही आए शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को आक्रामक चुनौती देखते दिखे, लेकिन बीजेपी अप्रत्याशित चयन के लिए ज्यादा जानी जाती है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को दूसरी पारी मिलने में संदेह का कोई कारण नहीं दिखता। पुदुचेरी में रंगास्वामी ही एनडीए के नेता हैं। हाँ, केरल में कांग्रेस के लिए नए मुख्यमंत्री का चयन आसान नहीं होगा। कम से कम 3 बड़े दावेदार हैं: रमेश चन्नीतला, केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केरल में नेता प्रतिपक्ष और गृह मंत्री भी रह चुके रमेश चन्नीतला सबसे अनुभवी है। इस चुनाव में भी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष वही थे। दूसरी ओर निवर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सतीशन 2011 से लगातार विधायक हैं, जबकि मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय ऊर्जा और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रह चुके केसी वेणुगोपाल की राहुल गांधी से निकटता किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें।
धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।